हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद होता है दिक् धन अंबर, और ये कैसी संधि है? ये है व्यंजन संधि। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है स्थूल, बारीक, क्षीण और पतला। तो इसमें देखिए, जैसे हम बारीक, पतला और क्षीण की बात करें तो ये लगभग सूक्ष्म से ही छोटे या सूक्ष्म से ही संबंधित हैं। बारीक पतला एक जैसा हो गया। क्षीण का मतलब भी वही चीज़, जो बारीक होगा, पतला होगा, दुबला पतला, क्षीण उसी को कहेंगे। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, स्थूल। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन सा शब्द मध्य का समानार्थी नहीं है। ध्यान रखना, हमें पूछ रहा समानार्थी नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो मिलते जुलते होंगे, एक ऐसा होगा जो इससे मिलता जुलता नहीं होगा। तो पहला है शिथिल, दूसरा है गर्व, तीसरा है मध्य और चौथा है नशा। तो जल्दी से पहले आप लोग भी गेस कर लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कंजूस होगा, लोभी होगा, मितव्ययी होगा, मक्खी चूस होगा। तो देखिए, 2 ऑप्शन तो लगभग कट जाते हैं पहली नज़र में। हमें जो लड़ाई करनी होती है वो बाकी के बच्चे 2 ऑप्शनों में करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, लोभी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर लोभी होगा तो वो लालच करेगा, यहाँ कम खर्च की बात कर रहा है। मक्खी चूस कोई शब्द नहीं है ऐसे तरीके से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंजूस और मितव्ययी की। तो कम खर्च करना, खर्च का मतलब होता है व्यय। तो हमें शुद्ध रूप के शब्दों को ही सेलेक्ट करना होता है, और कौन सा शब्द इससे मैच कर रहा है? तो वो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूही की कली किसकी रचना है। तो जूही की कली निराला जी की रचना है। नेक्स्ट, अब पैसेज है, पेट में आपको पैसेज आएंगे, वहाँ पर भी 2 पैसेज आ सकते हैं। एक पैसेज, एक इंग्लिश एक हिंदी, ऐसे भी आ सकता है, या फिर दोनों हिंदी की। इस तरीके से पैसेज पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 5 नंबर वो फ्री के 5 नंबर होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस, और सही कहें तो अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। जो पैसेज में लिखा है हमें वही पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। कह रहा, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि आप दिल का गुबार निकालने का मौका मिल जाए, या अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिल जाए। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ साथ कांड इस ढंग से सुनाते मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। फिर आगे है, यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? ईर्ष्या का काम है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन में ही हम लोगों को मिल गया। ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम जलाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। फिर गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? तो इसमें ध्येय शब्द कहाँ मिला था हम लोगों को? ये रहा ध्येय। तो इस लाइन को पढ़ो, मानव विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और ध्येय नहीं है। ध्येय का मतलब यहाँ पे उद्देश्य या लक्ष्य से
तुल्लाच्छे शब्द मिल रहा है, वही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। कह रहा गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, नहीं। स्तुति की गई है, नहीं। उपासना भी नहीं की गई है। क्या किया गया है? उनकी खिल्ली उड़ाएगी, मजाक उड़ाया गया है। कि जैसे हम लोगों ने पैसेज पढ़ा था, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि मतलब सुकर्म, मतलब ईर्ष्या भी कर रहे हैं और सुकर्म भी कर रहे हैं। तो ये एक हिसाब से उनकी मान लीजिए उनका मजाक ही उड़ाया जा रहा है, उनकी निंदा ही की जा रही है या खिल्ली उड़ाई जा रही है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय का अर्थ वही अभी जैसे हमने बताया था वहाँ पर, तो अपव्यय का अर्थ हो जाएगा फिजूल खर्च करना। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो जाहिर सी बात इसमें सबसे ज़्यादा किसके बारे में बताया गया? ईर्ष्या के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए एक पैसेज और आया है और कुछ भी टफ नहीं है, सीधे पैसेज को पढ़ना है और उसके आंसर दे देने हैं। इसमें हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं, पैसेज आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। कह रहा पूंजीवादी समाज के लेखक और पाठक के बीच में क्या आ गया है? पूंजीवादी समाज और लेखक के बीच में क्या आ गया? देखिए पहली लाइन में दे रखा है कि पूंजीवादी समाज और लेखक पुस्तक और पाठक के बीच में बाजार आ गया है, तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व, ये देखिए लाइन है, पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े हुए थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज, एक मिनट, समाज के का था, मतलब किसका था? समाज का था। तो यहाँ पर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 62 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कला क्षेत्र का संकुचन का आशय क्या है? तो उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ कह रहा था कला क्षेत्र के संकुचन का क्या अर्थ है? कला का दायरा बढ़ा है, कला का उन्नयन, कला का दायरा सीमित हुआ है, या कला का लोकप्रिय होना। तो इसमें जायज़ बात संकुचन का मतलब ही होता है सीमित होना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अजनबीपन का क्या आशय है? सामुदायिक, देखिए एकाकीपन, अपनापन, सामुदायिकता, लोकप्रियता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एकाकीपन। फिर अगला है गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो गद्यांश में पूंजीवाद और कला इसी के बारे में बात की गई है ज़्यादातर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है मोपला जनजाति का संबंध किस तटीय क्षेत्र से है? कोरोमंडल तट से, उत्तरी सरकार से, मालाबार से, या काठियावाड़ से। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मोपला जनजाति का जो संबंध है वो तटीय क्षेत्र कहलाता है मालाबार तट से है, और ये दक्षिण पश्चिम भारत का हिस्सा होता है। और जब हम कोरोमंडल की बात करेंगे तो ये दक्षिण पूरब का हिस्सा होता है। आइए इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं पहले। ये देखिए ये जो है ये मालाबार तट है, और इसकी बाद जब बात करेंगे ये कोरोमंडल तट कहलाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर चार दिशाएं इस तरीके से बना लेते हैं, तो ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये नॉर्थ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहाँ आ रहा है? ये इस हिस्से में आ रहा है, और ये हिस्सा क्या होता है? दक्षिण और पश्चिम हिस्सा। इधर की जब बात करेंगे इस तरीके से मैप बनाएंगे तो ये हो जाएगा साउथ एंड ईस्ट, मतलब दक्षिण पूरब का हिस्सा कोरोमंडल तट और दक्षिण पश्चिम का हिस्सा मालाबार तट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सीढ़ीनुमा आकृति किस क्षेत्र की विशेषता है? तो सीढ़ीनुमा आकृति वहाँ पर बनती है जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है, लेकिन इसमें देखिए लगभग सारे पठार हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सीढ़ीनुमा आकृति पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में।
इसको भी मैप में देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हिस्सा जो है ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में कौन तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तटीय क्षेत्र की बात कर रहा है। तटीय क्षेत्र का मतलब ये कहाँ नहीं होनी चाहिए। ये तटीय क्षेत्र का मतलब जैसे इस तरीके से अभी हम लोगों ने मैप देखा था, तो तटीय क्षेत्र वो होता है जो पानी से टच्ड होता है। पानी से टच वाला हिस्सा हमेशा तटीय क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे कह रहा तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है चिल्का, दूसरा है उलर झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। अगर हम चिल्का की बात करें तो चिल्का कहाँ पाई जाती है। चिल्का पाई जाती है उड़ीसा, ये उड़ीसा क्षेत्र की बात कर रहा है। उलर है जम्मू कश्मीर में, और पुलिकट पाई जाती है तमिलनाडु में, और कोलेरू है आंध्रा में। तो इनमें से अगर हम ऑप्शन को काटना शुरू करें तो जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा भी आपका तटीय क्षेत्र ही है, ठीक है। उलर जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में कहीं पर्वतीय क्षेत्र नहीं मिलता है हम लोगों को, वो पर्वतीय कह रहे हैं, वो पर्वतीय क्षेत्र का ही हिस्सा है और वहाँ पर ये तटीय क्षेत्र नहीं प्राप्त होता है। पुलिकट ये आंध्रा है, ये भी समुद्र के किनारे है। पुलिकट तमिलनाडु में है, ये समुद्र के किनारे है। और कोलेरू ये भी आंध्रा है और ये भी समुद्र के किनारे ही है। इसको मैप से और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, उलर झील ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो यहाँ पर कहीं समुद्र तो है नहीं। फिर चिल्का ये उड़ीसा, ये भी समुद्र से है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये भी आपका समुद्र से टच है। और पुलिकट ये तमिलनाडु, और ये भी यहाँ से टच्ड है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर वहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें उलर झील दे रखा होगा। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी उलर झील। उलर जो है वो तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69 में कह रहा सूची को मिलान कीजिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं, मतलब ऐसे ही लगभग पूछे जाते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कालाहारी, गिब्सन, दस्त ए काबिर और अल ए फूद ये मरुस्थल के नाम हैं और कौन से किस देश में है। तो कालाहारी कहाँ पर है, गिब्सन कहाँ पर है, दस्त ए काबिर कहाँ पर है और अल ए फूद कहाँ पर है। इन चारों में से हमको सेलेक्ट करके बताना है। तो जैसे हम कालाहारी की बात करें तो कालाहारी बोत्सवाना क्षेत्र की बात करता है। गिब्सन ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। और दस्त ए काबिर ये है, दस्त ए काबिर ये ईरान का है। और अल फूद सऊदी अरब का है। तो ए का 2 नंबर, बी का 4 नंबर, सी का 3 नंबर और डी का 1 नंबर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा निम्न में कौन सदाबहार नदी का उदाहरण नहीं है। सदाबहार नदी का मतलब क्या हो गया। सदाबहार वो नदियाँ होती जिनमें हमेशा पानी भरा रहता है, और सदाबहार नहीं है इसका मतलब पानी सूख जाता हो। जो है कावेरी है, दक्षिण की गंगा होती है, गंगा कहीं ही जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर पानी हमेशा रहेगा। अलकनंदा उत्तराखंड में, यहाँ पर भी हमेशा पानी रहेगा। यमुना हमेशा पानी रहता है इसमें। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, बचा है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं। तो ताप्ती की विशेषता क्या है, ये जो है ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में से एक नदी है। और दूसरी चीज़, ये कितने राज्यों से होकर बहती है, तो ये जाती है आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। अगर हम मैप की बात करेंगे, एक मिनट, मैप में देख लिए तो ये निकलती यहाँ मध्य प्रदेश से है, ठीक है। मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र और गुजरात, ये हिस्सा जो है ये ताप्ती नदी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरा विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी किस देश की है। तो जब दक्षिणतम राजधानी की बात करेगा तो इसका मतलब विश्व में जो सबसे दक्षिणतम देश हो। और सबसे दक्षिणतम देश विश्व में कौन सा, तो विश्व में सबसे दक्षिणतम देश है न्यूजीलैंड।
ठीक है, तो यही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। मैप में जब इसकी हम बात करेंगे तो मैप में भी इसको देख लेते हैं। ये है विश्व का मैप, और यहाँ पर देखिए अब हम इस मैप को, इस विश्व के नक्शे को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं दिशाओं में। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये रहा न्यूजीलैंड। तो सबसे दक्षिण हिस्से में कौन सा देश पड़ रहा है, वो बटा न्यूजीलैंड। तो सबसे दक्षिणतम राजधानी भी न्यूजीलैंड की हो जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। इसको भी मैप में देख लेते हैं हम लोग। इसको पहले क्लियर कर लिया जाए। तुर्की की बात कर रहा है, तो थोड़ा ब्लर हो रहा है वीडियो, ठीक। यहाँ पे ये देखिए, ये जो देश है ये आपका तुर्की है, इसको टर्की बोला जाता है, और ये इसी को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको थोड़ा इसको इमेज को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम लोग, जिससे थोड़ा आसान रहेगा पढ़ने में। आइए अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इसमें, अच्छा तो 72 का कौन सा सही हो रहा है, 72 का सही हो रहा है तुर्की। उत्तर प्रदेश राज्य का ललितपुर जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बायराइट्स, बॉक्साइट, जर्मेनियम। तो ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न भारतीय राज्यों में कौन पाकिस्तान से अपनी सीमा नहीं बनाता, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा वो आप लोग खुद देख के बताएंगे। मैप मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब इसमें बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, से अपनी सीमा नहीं बना रहा है। तो देखिए पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात भी टच्ड में है, इधर जम्मू कश्मीर टच्ड में है। तो उन ऑप्शन में से कौन सा नहीं था, ये देखिए हरियाणा, ये छोटा सा डॉट जो बना हुआ है रेड कलर का वो दिल्ली है, बाकी जो ऑरेंज कलर का है वो हरियाणा है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देख लेते कौन सा है, हरियाणा, सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा दांतेवाड़ा जिला जो एक नक्सलवादी क्षेत्र है भारत के किस राज्य में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है या तेलंगाना में है। तो दांतेवाड़ा जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसको भी मैप में देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ कहाँ पर पड़ रहा है, ये रहा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो एरिया है वो नक्सलवादी है, नक्सलाइज एरिया है, और दांतेवाड़ा आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में वह कौन सी फसल है जिसका सर्वप्रथम उत्पादन हुआ। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे उत्पादन, उत्पादन का मतलब जब आप उत्पादन करेंगे तो उसी चीज़ से अपनी जीविका चलाएंगे, या इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर अगर उत्पादन की जगह कहते व्यापारिक फसल तब ज़्यादा सही रहता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जबालोपनिषद किस वेद का हिस्सा है, ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का या अथर्ववेद का। तो जबालोपनिषद यजुर्वेद का है। निर्वाण शब्द का अर्थ क्या होता है, इंद्रियों की प्राप्ति, अंधकार के दिए का बुझ जाना, बंधन रहित और धन का संग्रह न करना। तो इसमें अगर हम इंद्रियों की प्राप्ति कर लेंगे तो हम इंद्रियों के वश में हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। फिर बंधन रहित, बंधन रहित का मतलब हालांकि थोड़ा सा मैच कर रहा है इससे, लेकिन बंधन रहित जो होता है वो कैवल्य की बात करते हैं। धन का संग्रह कट जाएगा, ये भी कट गया, तो बचा का क्या, अंधकार के दिए का बुझ जाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं। धार्मिक सहिष्णुता का जिक्र किस लेख में मिलता है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम करेक्शन करना चाहेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर जो धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि
जो धार्मिक सहिष्णुता, जब हम अशोक के स्तंभों की बात करेंगे, शिलालेखों की बात करेंगे, तो धार्मिक सहिष्णुता में उन्होंने बताई थी, जो बात बताई थी वो अपने 12वें शिलालेख में बताई थी। तो इसका जो सही होगा वो 12 सही होगा। बाकी पहले अभिलेख की बात जब करते हैं तो इसको गिरनार संस्करण बोलते हैं। पहला अभिलेख जो है वो गिरनार है। और इसमें किसकी निंदा की गई थी? इसमें पशुबलि की निंदा की गई थी। पशुबलि निंदा की गई थी पहले में। फिर 8, ये तुम्हारा आपका 13 नंबर है। तो जो 13 नंबर था, इस 13 को हम 12 बना देते हैं। नहीं ठीक है, 13 कोई माने 12 ऑप्शन तो सही हो ही गया है। 13 नंबर में जो था, 13 नंबर में अशोक का जो 13वां शिलालेख था उसमें बताया गया था कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध, और इसी की वजह से उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ था, हृदय परिवर्तन हुआ था, ये 13वां शिलालेख है। फिर आगे बात करते हैं। 7 नंबर में क्या था? इस 7 की जगह पे हम लोग 12 बना लेते हैं, ठीक है। ये 7 जो है ये 12वां लिखा हुआ है यहाँ पे। 8 नंबर की जब बात करते हैं तो 8 नंबर में धम्म यात्राएं हैं। धम्म यात्रा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जब हम इसको 12वां शिलालेख कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको रफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविराज की उपाधि किसे मिली थी? अशोक को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या समुद्रगुप्त को? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। अशोक को क्या कहते हैं? अशोक को कहते थे पियानामदर्शी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। हर्षवर्धन का आप लोग स्वयं ढूंढिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा नाम से मिलता जुलता है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। फिर संयोगिता किस वंश की थी? चौहान वंश की, प्रतिहार वंश की, परमार की, या गढ़वाल की? तो ये गढ़वाल वंश की थी। झांसी रेजिमेंट का गठन किसने किया? झांसी रेजिमेंट का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नरम दल और गरम दल का विलय कब हुआ? तो यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। देखिए पहले तो आंसर देख लेते हैं। पहली बार नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था 1916 में। और 1916 वाला अधिवेशन कौन सा था? ये था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, यहीं पर नरम दल और गरम दल आपस में मिले थे। अच्छा, लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक। 1916 में नरम दल और गरम दल आपस में मिले और लखनऊ अधिवेशन था। अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। अच्छा, जब मिल गए तो इसका मतलब ये पहले कभी अलग भी हुए होंगे। तो आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा कि ये अलग कब हुए थे, या चलिए हम ही आंसर बता देते हैं। ये अलग हुए थे 1907 में। 1907 में विभाजन हो गया था इन लोगों का, नरम दल और गरम दल का, और मिले कब? 1916 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमार सोनार बंगला गीत की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश से अब स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। पहला है, फाइंड द स्पॉटिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, फाइंड द स्पॉटिंग एरर। पहला ऑप्शन है, टू ब्रिंग दीज टू यू वेयर एवर यू और हाउ एवर यू हैव टाइम, और फिर नो एरर। तो इसमें हमको क्या करना है? देखिए, जब टाइम की बात करता है तो टाइम के लिए हाउ एवर नहीं लगता है, टाइम के लिए लगाया जाता है
व्हेन एवर, ठीक है। और वेयर एवर जो होता है वो जगह के लिए लगाया जाता है। तो टाइम की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर लगेगा वेयर एवर। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर सही होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हाउ एवर की जगह पर व्हेन एवर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। द बिग स्टोन मोन्यूमेंट वॉज द ओनली, फिर आपके पास खाली जगह है, द लॉस्ट ट्रेवलर रिमेंबर्ड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा या पत्थर की वस्तु जो खोए हुए या भटके हुए ट्रैवलर को याद थी, वही एक आखिरी जगह थी जो उसको याद थी। तो देखिए जगह निकल के आया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई? बिग स्टोन कह रहा, तो स्टोन एक स्थित जगह की बात करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लैंड मार्क सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पर, आइटम एंड फ्रेजेस अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। पहला ऑप्शन है एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी, फिर है एन इमेजिनरी, तो यही सही हो जाएगा एन इमेजिनरी स्टोरी। लॉन्ग स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूव द सेंटेंस, शी एंड डैड वुड हैज़ हैड लव्ड अमित। अब देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, पहला सब्जेक्ट सी है और दूसरा सब्जेक्ट डैड है। और जब दो सब्जेक्ट हो जाएं तो वो प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब लगती है प्लूरल। तो यहाँ पर जो सिंगुलर प्लूरल लगी हुई हैज़ क्या है? सिंगुलर प्लूरल है, इसलिए शी एंड डैड के साथ क्या लगना चाहिए? प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए। और प्लूरल वर्ब हैज़ का प्लूरल क्या होता है? हैज़ का प्लूरल होता है हैव, तो यहाँ हो जाएगा हैव हैड लव्ड अमित, ठीक है। तो शी एंड डैड वुड हैव हैड लव्ड अमित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द मूवी क्रिटिक रोट अ सार्कास्टिक रिव्यू। अब देखिए यहाँ पर रोट आया हुआ है, रोट क्या है? ये सेकंड फॉर्म है, किस टेंस की है? रोट जो होती है वो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी होती है? सेकंड फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हमेशा लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो ये हमेशा अपने अगले टेंस में चेंज होता है, मतलब टेंस की सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो रोट का बनेगा वॉज, क्योंकि ये चेंज होता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो इसका मतलब अब पास्ट कॉन्टीन्यूअस वाला इसमें हम ढूंढ ले कौन सा होगा, किसमें पहले देख लेते हैं। इसमें ये चेंज होगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज या वर होती है। क्या होती है? वॉज या वर। तो ढूंढ लेते हैं सेंटेंस में। देखिए अच्छा, पहले की बात करें, जैसे दे रखा है आ सार्कास्टिक रिव्यू इज़ तो का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इज़ तब लगता जब यहाँ पे होता पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए ये कट जाएगा। सेकंड में भी इज़ लगा हुआ है, थर्ड में भी इज़ लगा हुआ है, तो सेकंड भी कट गया, थर्ड भी कट गया, तो सही हो जाएगा अ सार्कास्टिक रिव्यू वॉज रिटन बाय द मूवी, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो इसके ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन की जब हम बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है जी मेडले द्वारा, दूसरा ऑप्शन है W.A. लेविस द्वारा, तीसरा है R. नरकसे द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या, तो कुल वर्षों की संख्या 6 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई। किस में वृद्धि की आशा की गई थी? कृषि में, निर्माण कार्यों में, विनिर्माण में, या परिवहन तथा संचार में।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, क्योंकि निर्माण कार्यों में ही यहाँ पर सही होगा। सही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन जिस तिथि को हुआ था वह 6 अगस्त 1952 सही है यहाँ पर। भारत में अनवरत, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 78 से 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष योजना अवकाश नहीं था? किस वर्ष योजना अवकाश नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 65 से 66 तक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? मतलब इसमें यही बताना है कि किस योजना में ये बताया गया था। तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद बाकी की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हमारे पास पहली है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था को गतिमान व आत्मनिर्भर रखना। 5वीं कृषि से संबंधित थी। और 6वीं योजना की जब बात करेंगे तो 6वीं योजना थी गरीबी उन्मूलन से और तकनीकी आत्मनिर्भरता से। किससे संबंधित थी? गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। ठीक है, तकनीकी आत्मनिर्भरता। तो ये उसके उद्देश्य हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? इसका समापन हुआ था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? या फिर एक चीज़ और बताना चाहेंगे, लेखपाल में सारी योजनाएं ही पूछी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। आत्मनिर्भरता के बारे में आजकल चल भी रहा है, इसीलिए यहाँ पर यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पर, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? कोर सेक्टर का तात्पर्य ऑप्शन है यहाँ पे कृषि, रक्षा, लोहा एवं इस्पात, चयनित आधारभूत उद्योग। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा चयनित आधारभूत उद्योग। इस तरीके से हम लोगों ने यूपी SSC पैट 2022 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन का अलग वीडियो है पार्ट 1 के नाम से, और ये है पार्ट 2 के नाम से। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को वीडियो में, जैसे कोई कमी दिख रही हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कमेंट में आप बताएंगे उसको सुधार ज़रूर किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।